एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हमें युवा विक्टर दिखाया जाता है। वह इस कस्बे में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। फ्लैशबैक में हम उसे एक बंकर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां वह रात भर राक्षसों से छिपा हुआ था। जब वह बाहर आता है तो जो दृश्य उसके सामने होता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। चारों ओर कई कटे फटे शव बिखरे पड़े होते हैं। शायद युवा विक्टर ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि बंकर एक सुरक्षित छुपने की जगह थी। क्या वह स्वार्थी था? शायद नहीं। हो सकता है उसके माता पिता मारे गए हों और उसे अकेले भागने पर मजबूर होना पड़ा हो। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहाँ विक्टर एक और अजीब हरकत करता है। वह सोती हुई जूली की तस्वीर बनाता है। जब जूली जागती है तो उसे फिर से विक्टर से डर लगता है। विक्टर उससे सपनों के बारे में बात करता है, जो शायद भूली हुई यादें हो सकती हैं। वह कहता है कि आप इन पलों को तब तक नहीं समझते जब तक आप इन्हें याद नहीं करते। यह एक गहरी और भावुक बात थी, लेकिन विक्टर फिर से जूली को डरा देता है। वह जूली को अपनी बनाई हुई तस्वीर देता है और वहाँ से चला जाता है। साफ है कि विक्टर अजीब है, लेकिन साथ ही वह बहुत गलत समझा गया व्यक्ति भी है। और सच कहें तो ऐसे माहौल में बड़ा हुआ कोई व्यक्ति सामान्य कैसे हो सकता है? इस वक्त हमें विक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जूली की मुलाकात ट्रूडी से होती है। ट्रूडी अपना तकिया वापस मांगती है और जूली की एक शर्ट ले लेती है, जो कॉलोनी हाउस के तरीकों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है। ट्रूडी को अपनी शर्ट उधार दे देती है। इसके बाद हम बॉयड की ओर कट करते हैं, जो राक्षसों द्वारा पिछले रात फैलाई गई गंदगी को साफ कर रहा है। इन राक्षसों ने फ्रैंक की हालत खराब कर दी थी। राक्षस पूरी तरह निर्दयी है। फिर दृश्य सारा की ओर मुड़ता है, जो डाइनर में प्रवेश करती है। वहाँ केनी की माँ मिसेज लियू को बार पर रोते हुए पाती है। वह अपने पति की मौत का गम मना रही है, जिसे खुद सारा ने मारा। इसके बाद हम मैथ्यूज परिवार पर आते हैं, जहां आखिरकार पता चलता है कि थॉमस एक छोटा बच्चा था। टेबिथा कहती है कि थॉमस सूरज उगने के साथ ही रोना बंद कर देता था और सुबह का वक्त उसे उसकी याद दिलाता है। इस भावुक पल में टेबिथा जिम से पूछती है कि क्या उन्हें उनकी मौजूदा बदकिस्मत परिस्थितियों के लिए सजा दी जा रही है। उसका सवाल यह भी इशारा करता है कि शायद वे थॉमस की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और यही वजह हो सकती है कि वे इस कस्बे में फंस गए। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है और मुझे नहीं लगता कि यह असली कारण है। इसके बाद जिम इथन को डाइनर में पैनकेक खिलाने ले जाता है, जबकि टेबिथा कहती है कि वह घर पर रहकर सामान खोलना चाहती है। डाइनर जाते वक्त वे शेरिफ बॉयड को देखते हैं, जो चुपके से फ्रैंक के शव को फादर खदरी के पास दफनाने के लिए ले जा रहा है। जिम यह सब समझ जाता है और इथन को इस भयानक दृश्य से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद बॉयड फादर खदरी के पास शव छोड़ता है। जब खदरी उससे सेवा में शामिल होने के लिए कहते हैं तो बॉयड हंस पड़ता है। उसे लगता है कि फादर खदरी ही वो इंसान थे जो फ्रैंक की मौत चाहते थे। यह बात खदरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर कहानी केनी की ओर बढ़ती है, जो जेड को बंकर में पाता है। वहाँ जेड उसे बताता है कि उसने एक मृत आदमी को देखा था और उस रहस्यमयी प्रतीक का भी जिक्र करता है। लेकिन केनी को अब भी जेड की बात पर यकीन नहीं होता, जिससे जेड थोड़ा झुंझला जाता है। उसे लगता है कि कोई भी इस जगह से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने पर ध्यान नहीं दे रहा और यह बात जेड सही भी कहता है। क्या अब हम बस यहीं फंसकर बैठे रहेंगे? किसी को भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसके बाद केनी जेड को उसके साथ पोस्ट ऑफिस चलने के लिए कहता है। इस बीच डाइनर में इथन जिम को बताता है कि उसे लगता है वे इस कस्बे में एक क्वेस्ट के कारण फंसे हुए हैं और शायद उन्हें किसी को बचाना होगा ताकि वे घर वापस जा सकें। इथन यह भी कहता है कि वह कभी कभी कल्पना करता है कि थॉमस किसी जादुई यात्रा पर गया है और उसे राज्य को बचाने में मदद की जरूरत है। यह बात शायद किसी आने वाली घटना का संकेत हो सकती है। जिम यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और खुद को संभालने के लिए बाथरूम चला जाता है। इस दौरान विक्टर डाइनर में आता है और इथन को बताता है कि पेड़ सच में 4 इंच अंदर की ओर खिसक गए हैं। वह यह भी पुष्टि करता है कि उसकी और इथन की कल्पना में दिखने वाला सफेद कपड़ों वाला बच्चा एक ही है। लेकिन तभी जिम बाथरूम से बाहर आता है। वह विक्टर को इथन से दूर रहने की चेतावनी देता है और उसे डाइनर से बाहर निकाल देता है। दृश्य जूली की ओर कट करता है। हमें पता चलता है कि वह कॉलोनी हाउस में शामिल होने के अपने फैसले पर पछता रही है। लेकिन तभी फातिमा, जो एक सुपरवुमन की तरह दिखती है, उसे संभालने के लिए आ जाती है। वह जूली को अपने साथ ले जाती है और वे बात करते हैं कि कैसे ट्रूडी सबके कपड़े उठा लेती है। इसके बाद जूली की माँ टेबिथा
उससे मिलती है। वह जूली को उसका स्वेटर लौटाती है और उसे घर वापस आने का अनुरोध करती है ताकि वे एक परिवार की तरह साथ रह सकें। लेकिन जूली नाराज हो जाती है और गुस्से में कह देती है कि उसे पता है उसके माता पिता तलाक लेने की योजना बना रहे हैं और वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जूली यह भी कहती है कि उसे लगता है कि थॉमस की मौत के बाद से उसके माता पिता ने उसे और इथन को भुला दिया है। इस समय जूली बहुत ही नादान और गुस्सैल बच्चे की तरह बर्ताव कर रही है, जिसे देखना कभी कभी झुंझलाहट भरा होता है। फिर कहानी केनी और जेड की ओर लौटती है, जो अब पुलिस स्टेशन पर है। केनी जेड को समझाता है कि कस्बे में मौजूद हर व्यक्ति देश के अलग अलग स्थानों से आया है। यह सुनकर जेड फिर से चिढ़ जाता है। इस बीच बातचीत के दौरान रेडियो चालू हो जाता है और जेड उसे लेकर भाग जाता है। यह रेडियो चालू होना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि वे जहां भी हैं, वहां किसी तरह का सिग्नल मिल रहा है। सवाल यह है कि यह सिग्नल बाहरी दुनिया से है या किसी पोर्टल या परलोक से। इसी दौरान जिम और टेबिथा अपने घर पर मिलते हैं, जहां उनकी शादी से जुड़ी समस्याओं पर बहस होती है। इसी समय विक्टर चुपके से उनके घर आकर इथन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वह इथन से कहता है कि उन्हें सफेद कपड़ों वाले बच्चे को ढूंढना होगा, क्योंकि उस बच्चे ने उसे चुना है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इथन को चुना था। इस सीन में विक्टर का चलने का अजीब तरीका भी ध्यान खींचता है, जैसे उसने कुछ गड़बड़ की हो, और यह तो लगभग अपहरण जैसा है। विक्टर, तुम कर क्या रहे हो? फिर हम बॉयड पर आते हैं, जो उस बॉक्स की मरम्मत कर रहा है। इस बीच वह और फादर खदरी कस्बे में हुई हालिया त्रासदियों पर अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस बहस के दौरान हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं, जैसे कि बॉयड ही वह व्यक्ति था जिसने तावीज खोजे थे, और वह इस बात के लिए खुद को दोषी मानता है कि वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसकी पत्नी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। फिर हम जंगल में विक्टर और इथन के साथ आते हैं। विक्टर इथन से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सफेद कपड़ों वाला बच्चा असली होगा। आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब 2 गाड़ियां एक साथ कस्बे में आई थी। इथन यह भी पूछता है कि विक्टर यहाँ कैसे आया और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ, लेकिन विक्टर गुस्से में कहता है कि इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इथन यह भी पुष्टि करता है कि थॉमस की मौत तब हुई थी जब वह बच्चा था, जो हमें पहले से पता था। इसी समय वे सफेद कपड़ों वाले बच्चे को जंगल में देखते हैं। फिर हम जिम और टेबिथा के पास आते हैं, जिन्हें पता चलता है कि इथन गायब है। वहीं जंगल में इथन और विक्टर सफेद कपड़ों वाले बच्चे का पीछा करते हुए रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन वे एक अद्भुत चीज ढूंढते हैं, फारअवे ट्री। ये जादुई पेड़ किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। विक्टर इसे इथन को दिखाने के लिए एक पत्थर पर स्माइली फेस बनाता है और उसे पेड़ में डालता है। पत्थर उनके पीछे गिरता है। वह यह भी बताता है कि ये पेड़ इंसानों पर भी काम करते हैं। तभी विक्टर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है और उसकी पुरानी यादें जैसे अचानक उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। जंगल में जिम और टेबिथा जंगली कुत्तों से घिर जाते हैं, लेकिन तभी विक्टर हवा में गोली चलाकर कुत्तों को डराने की कोशिश करता है। इस बीच जिम का गुस्सा चरम पर होता है, क्योंकि उसने इथन को लगभग अगवा कर लिया था। जिम विक्टर की ओर बढ़ता है, लेकिन विक्टर के हाथ में बंदूक देखकर समझदारी दिखाता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद मैथ्यू परिवार घर लौटता है। वहीं विक्टर अपने घर में बैठकर अपने पुराने चित्रों को खंगालता है। वह अपने बचपन में देखे गए कुत्ते की एक तस्वीर ढूंढता है, क्योंकि अब उसे जंगल में दिखने वाले कुत्तों की यादें वापस आने लगी हैं। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां युवा विक्टर सफेद कपड़ों वाले बच्चे का पीछा करते हुए कस्बे में कत्ल किए गए लोगों के बीच से गुजरता है। वर्तमान में विक्टर अपने कमरे में एक चित्र टांगता है, जिसमें कुत्ता, सफेद कपड़ों वाला बच्चा, एक जादुई पेड़ और एक कस्बे का नरसंहार दिखाया गया है। यह संकेत देता है कि ये घटनाएं शायद फिर से दोहराई जाने वाली हैं। बाद में जिम बॉयड से इथन के अपहरण और विक्टर के पास बंदूक होने की बात करता है। इसके बाद कहानी फातिमा और एलिस की ओर कट होती है, जो जूली को एक बिस्तर और थोड़ी निजी जगह का सरप्राइज देती है। यह सच में कॉलोनी हाउस में बहुत जरूरी था, खासकर जब वहाँ बूढ़े लोग आपके बगल में सोते वक्त अजीब हरकतें करते हैं। बॉयड मैथ्यू परिवार के साथ डिनर करता है ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा जा सके, लेकिन इस दौरान सारा के हाथ पर रहस्यमय तरीके से एक संदेश उभरता है, जिसमें उसे इथन को मारने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वह इथन की ओर देखती है,
वह जमीन पर गिर जाती है और उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। एपिसोड का अंत विक्टर के कब्र खोदने के साथ होता है। डोना उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है और विक्टर जवाब देता है कि वह इस बार पहले से तैयारी कर रहा है। यह सुनकर डोना चौंक जाती है। विक्टर अपनी पहेली को सुलझाने में लगा हुआ है, लेकिन वह यह सब सिर्फ इथन के साथ साझा करता है। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उस पर विश्वास करेगा। इसके अलावा जादुई पेड़ों का रहस्य और गहराता है। फारवे ट्री क्या है और हर बार जब सफेद कपड़ों वाला बच्चा आता है तो नरसंहार क्यों होता है? क्या ये घटनाएं किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं? विक्टर के रहस्य में अतीत को लेकर भी सवाल उठते हैं। उसने अपनी कहानी क्यों छुपाई है? क्या वह किसी बड़े षड्यंत्र में शामिल है? ये सब सोचने पर मजबूर करता है। आपकी क्या राय है? क्या विक्टर सच में खतरनाक है या वह बस गलत समझा जा रहा है? साथ ही ये पेड़ कस्बे के और करीब आ गए तो क्या होगा? अपनी सोच नीचे बताएं और अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।